नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे इन द अर्लिएस्ट सिटी। 6th क्लास की हिस्ट्री की बात मैं कर रही हूँ। इस चैप्टर की पहले की 2 वीडियोस आ चुकी हैं। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। आप प्लीज़ पहले की 2 वीडियोस ज़रूर देखें। देखिए, इधर हमने हड़प्पन सिटी के बारे में बात कर ली थी। 4700 ईयर्स अगो पहले ये सिटी डेवलप हुई थी। उसके बाद हमने कैसे ग्रेट बाथ के बारे में भी हमने डिस्कस किया, मोहनजोदड़ो, और अगर हम बात करें लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ने के बाद हमने लाइफ इन द सिटी देखी थी, किस तरीके से लोग वहाँ रहते थे, सील्स, टेराकोटा टॉयज़ और इस तरह की मूर्तियाँ वहाँ बनाई जाती थी, किस तरह का क्राफ्ट वर्क किया जाता था, कॉटन का यूज़, ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। अब हम आज के इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे एंड वील स्टार्ट फ्रॉम द न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। अच्छा, हम ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। सो फियांस भी हम कर चुके थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमें यहाँ से स्टार्ट करना था आज फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। ओके, सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पहले की वीडियोस देख ली होंगी। चलिए एक बार ये शॉर्ट पैराग्राफ हमारा रह गया था, इसको देखते हैं। हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। अब उस समय में एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम बोल रहे क्राफ्ट वर्क होता था और जो राजा था वो दूर दूर से सामान मंगाता था, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह सामान कैसे मंगाता होगा। ठीक है, सो लुक एट द इलस्ट्रेशन। वन शो अ टॉय एंड द अदर इज अ सील। ये एक टॉय है और ये एक तरीके की सील है। नाउ कैन यू सजेस्ट व्हाट इज मेड, व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय हड़प्पन्स वर। ठीक है, अब आप इस इमेज को देख के ही मुझे बताएं आपको क्या लगता है किस तरह का वहाँ पे उस समय में यूज़ होता होगा। इस तरह का मोड होता था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक कार्ट आप देख सकते हैं, कार्ट बनी हुई है, उसमें 2 व्हील्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आप सामान को रख सकते हो और यू हैव टू कैरी इट। अब या तो ये एक ह्यूमन बीइंग उसको ड्रैग करके लेके जाए या फिर किसी एनिमल का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे आज के टाइम में भी हम देखते हैं बुलक कार्ट्स होती हैं, हॉर्स कार्ट्स होती है, तो इस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता होगा। तो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे पास हमें दिखाई देता है यहाँ पर। अब सील की बात करें तो सील हमने बात की थी। सील क्या होती थी कि जो किंग लगाएगा, यानी कि जो रूलर होता था, वो ऑथेंटिकेशन के लिए एक सील का यूज़ किया करता था। तो ये उस तरह की सील है जिस पे हमने बात की थी, कुछ एनिमल्स की इमेजेस होती थी। ओके, एंड सम अल्फ़ाबेट्स वर रिटर्न। अब वो उन अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग क्या है ये तो हमें आज भी नहीं मालूम, लेकिन ये एनिमल्स फिगर हमें ज़रूर वहाँ पे देखने को मिलती थी। तो ये इसी टाइप की एक सील है। ओके, नाउ फूड फॉर द पीपल इन द सिटी। अब किस तरह का और कैसे वो अपने खाने का इंतज़ाम करते थे उसके बारे में देखते हैं। While many people lived in the city, others living in the countryside grew crops and reared animals. देखिए, जो लोग सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, कई लोग सिटी में रह रहे थे, कई लोग आउटस्कर्ट्स में रह रहे थे, यानी कि अगर ये सिटी डेवलप्ड है तो इसके बाहरी एरिया में जो रह रहे थे उनकी बात भी हम कर रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करते थे, ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स। ठीक है, जो लोग सिटीज़ में रह रहे हैं वो रह रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं उनका काम था कि वो क्रॉप्स को ग्रो करें और एनिमल्स को रेयर करें। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। ठीक है, तो ये जो आउटस्कर्ट्स में रहने वाले लोग हैं ये क्या करते थे, ये अंदर सिटीज़ में रहने वाले लोगों के लिए खाने को सप्लाई करते थे। ओके, किन किन के लिए, क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट का काम करते थे, स्क्राइब्स। स्क्राइब्स आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। स्क्राइब्स वो लोग होते थे जो पढ़ना लिखना जानते थे, जिनका काम होता था ये सील्स बनाना, इनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखना, लाइंस लिखना, और जो भी उस टाइम में पढ़ाई लिखाई का काम होता था करने वाले लोगों को स्क्राइब्स कहते थे। तो इनके लिए फूड कौन सप्लाई करता था, ये आउटस्कर्ट्स में रहने वाले फार्मर्स और हर्डर्स। और रूलर के लिए भी ये लोग ही खाने को सप्लाई करते थे। Now we know from remains of the plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. ओके, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पन टाइम में ये सब चीज़ें उस समय में उगाई जाती थी। वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसिड एंड मस्टर्ड। ओके, अ न्यू टूल द प्लो, एक तरह का न्यू टूल आप देख सकते हैं, ये एक नया टूल है प्लो।
ये टॉय प्लो है, लेकिन जिस तरह के टॉयज हमें वहाँ से मिले हैं उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो उसी की ही बड़ी शेप और तरीके से वो बनाते होंगे। जैसे आज के टाइम में हम टॉय कार बच्चों की आती है तो वी नो कि हाँ अच्छा बड़ी कार ऐसी होती है, तो उसको देख के हमने एक छोटी कार बना दी बच्चों के खेलने के लिए। तो सिमिलरली वी आर अज्यूमिंग कि अगर कोई टॉय प्लो हमें वहाँ मिल रहा है तो दैट मीन्स दे यूज दिस प्लो, this kind of a plow they used. So a new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting the seeds. ठीक है, so इस तरह के प्लो को वो यूज़ करते थे ताकि वो डिग कर सके, जो ज़मीन है उसको खोद सकें और उसके नीचे की सॉइल को अलट पलट कर सकें और फिर उसके अंदर सीड को बो सकें. While real plows, which were probably made of wood, have not survived, toy models have been found. मैंने आपको बताया ना कि जो वुड से यानी कि लक्कड़ से जब उन्होंने वो प्लोज बनाए वो आज तक सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ना, हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 4700 ईयर्स अगो की. सो 4700 ईयर्स अगो की चीज़ें अब सर्वाइव कर गई हों ये ज़रूरी नहीं है. तो ये सर्वाइव नहीं की, लेकिन टॉयज हमें मिले हैं. ओके, now as this region does not receive heavy rainfall, some forms of irrigation have been used. क्योंकि यहाँ पर किसी टाइप बहुत हेवी रेनफॉल का कोई ट्रेसेस हमें मिले नहीं है कि बहुत अच्छी खासी बारिश यहाँ होती हो, इसीलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर इरिगेशन होती होगी और इरिगेशन करने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता होगा. So this means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. यानी कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जब भी पानी को स्टोर किया जाता होगा उसका इस्तेमाल किया जाता होगा फील्ड्स तक लेके जाने के लिए, और फिर जब भी हम लोग को फसलों में पानी देने की ज़रूरत है तो उस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे. द हरप्पन्स रेयर्ड कैटल्स. हरप्पन्स जो थे, हरप्पन्स यानी कि जो लोग हरप्पा सिटी में रह रहे थे वो लोग क्या करते थे, वो कैटल्स को भी रेयर करते थे. शीप, गोट, बफेलो, ये सब वो एनिमल्स थे जिन्हें उन्होंने डोमेस्टिकेट कर चुके थे. वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स. और वाटर और पास्चर्स जो थे वो सेटलमेंट के आसपास हमें इजीली अवेलेबल मिले हैं. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. और हालांकि ये माना गया है कि क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा रेन नहीं होती होगी तो गर्मी के मौसम में तो और पानी की प्रॉब्लम होती होगी, ग्रास की प्रॉब्लम होती होगी, तो वो हो सकता है अपने एनिमल्स को एक दूसरे लैंड पे लेके जाते हों, जैसे कि फार्मर्स और हर्डर्स या करते थे, तो वो दूसरी जगह पे उन्हें लेके जाते होंगे ग्रेजिंग के लिए और पानी की सुविधा के लिए. दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स. वो फ्रूट्स को भी कलेक्ट करते थे. कौन कौन से फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं? लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like the antelope. और उनका काम क्या होता था कि भाई वो फ्रूट्स को भी कलेक्ट करेंगे, वो फिश को भी कलेक्ट करेंगे, वो एनिमल्स को भी हंट करते थे जैसे कि एंटेलोप. आगे बढ़ते हैं. अ क्लोजर लुक. हरप्पन टाउन्स इन गुजरात. यानी कि हरप्पन के जो टाउन्स थे वो हमें गुजरात में किस तरह के मिले हैं. द सिटी ढोलावीरा, a very important name to remember. A city Dholavira was located on Khadir Baith, also spelt as Baith, in the Run of Kutch. यानी कि रन ऑफ कच्छ. ओके, यहाँ पर हमें एक सिटी मिली है जिसका नाम है धोलावीरा, वेयर देयर वाज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. और यहाँ पर फ्रेश वाटर मिलता था और फर्टाइल सॉइल थी, और इसी फ्रेश वाटर के आसपास एक सिटी कौन सी बनी? धोलावीरा. Unlike some of the other Harappan city which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts. ठीक है, अब हरप्पन सिटीज दो पार्ट में डिवाइडेड थी, लेकिन धोलावीरा कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? 3 पार्ट्स में. ओके, एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज. यानी कि ये जो 3 एरियाज थे, मान लीजिए ये एक बिग धोलावीरा है, सिटी है, अब इसके अंदर इन्होंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट के सराउंडेड क्या था? एक मजबूत दीवारों को बनाया गया था और इन दीवारों के बीच में गेट्स दिए गए थे.
प्रॉपर गेटवे दिया गया था। नाउ देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। यानी कि ये अगर धोलावीरा है और इसमें 3 सेटलमेंट्स बनाई, ये गेटवेज हो गई, ये वॉलिंग हो गई, सो बीच में एक कहीं पर भी एक बीच में लार्ज एरिया दिया जाता था जिसे खाली रखा गया था ताकि यहाँ पे सेरेमनीज को कंडक्ट किया जा सके। किसी भी तरह की रीति रिवाज कुछ भी अगर आपने करने हैं, जैसे आज के टाइम में हमारे पास फार्म हाउसेज होते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे अपने लिए एक ओपन एरिया छोड़ा था। ओके, नाउ वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड हेल्ड, other finds include large letters of Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood। यानी कि यहाँ पर हमें और क्या क्या मिला है, यहाँ पर हमें ऐसे वुडन फ्रेम में, एक मान लीजिए ये वुडन फ्रेम है, इसके अंदर एक वाइट कलर का स्टोन लगाया गया जिसमें बहुत बड़ी बड़ी लेटर्स लिखी गई थी ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट। यानी कि हरप्पन के टाइम में जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, यानी कि उनके जो हम बोले उस टाइम के जो वेद पुराण उन लोगों ने लिखे थे, या रिचुअल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ जो स्क्राइब्स हमें देते थे, बोलते थे, जिनको पढ़ना लिखना आता था, जो बोलते थे करते थे, वो हमने इन लेटर्स में, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा वाइट स्टोन के ऊपर और फिर उसको वुडन फ्रेम के अंदर स्टोर किया। Now this is a unique find as generally Harappan writings has been found on small objects such as seals। और ये एक यूनिक क्यों थी, क्योंकि अभी तक जितना कुछ भी हमें हरप्पन सिटी में मिला था वो सब छोटे छोटे स्टोन्स पे लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स मिले थे, जैसे कि हमें छोटी छोटी सील्स मिली थी, राइट। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स हमें नई चीज़ मिली थी कहाँ पर, धोलावीरा में, जो रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में बनी थी, जहाँ पे फर्टाइल लैंड और क्या था वहाँ पे, फ्रेश वाटर था। देखिए ये सब चीज़ें मैं बार बार रिपीट सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि आप भी ऐसे ही पढ़ें, जितनी बार आप चीज़ों को रिपीट करते हैं उतना अच्छे से आपको चीज़ें याद रहती है। ओके, now this was unique। now the city of Lothal stood beside a tributary of साबरमती इन गुजरात। अब गुजरात में ही हमें एक और सिटी कौन सी मिली, लोथल। लोथल थी कहाँ, साबरमती नदी के पास में। ट्रिब्यूटरी जो है साबरमती नदी जो है उसकी एक ट्रिब्यूटरी, यानी कि उसी में से निकलती हुई एक छोटी और नदी जा रही थी जिसके पास हमें एक सिटी मिली, लोथल, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है, देखिए ये कहाँ पर था, ये रण ऑफ कच्छ में था, और ये गल्फ ऑफ खम्बत में हमें एक और सिटी मिली है जिसका नाम है लोथल। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटीरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, यहाँ पे हमें क्या मिला था सबसे ज़्यादा, फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल। अब यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा क्या मिला, यहाँ पे वाटर तो हमें मिला क्योंकि साबरमती नदी की एक ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो रॉ मटेरियल मिला वो था प्रेशियस स्टोन्स। सेमी प्रेशियस स्टोन्स हमें बड़ी इजीली यहाँ पर अवेलेबल हुए। नाउ दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। ऑब्वियसली जब यहाँ पे लोकली हमें रॉ मटेरियल ही ऐसा मिल रहा है तो वही चीज़ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ आएगी। तो यहाँ पे क्राफ्ट में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ आता था, स्टोन, वो हमें इजीली अवेलेबल है, शेल हमें इजीली अवेलेबल है, और मेटल्स। नाउ देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, और इस सिटी में हमें क्या मिला, एक स्टोर हाउस। मैनी ऑफ सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशंस ऑफ द सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये एक तरीके का बहुत फैक्ट्री एरिया आप इसको कह सकते हैं। अगर आपको एक सिंपल, हालांकि आप ये एग्जाम में लिख नहीं सकते, लेकिन आपकी याद रखने के लिए मैं आपको एक नाम बता रही हूँ, आप इसे एक फैक्ट्री एरिया कह सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टोन्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको मेटल्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको सील्स, यानी कि जो सील्स राजा अपने दरबार में बैठ के इस्तेमाल कर रहा है वो सील्स भी तो कहीं बनती होंगी, तो वो कहाँ बनती हमें मिली, वो हमें लोथल सिटी में मिली, जो कि कहाँ पर है, गल्फ ऑफ खम्बत में, नियर द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात। वेरी मच क्लियर। देखिए अब ये छोटा सा एक पैराग्राफ है, अ डॉकयार्ड एट लोथल। This huge tank may have been a dockyard where the boats and ships came in from the sea and through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded here. अब आप ये देखिए, ये एक डॉकयार्ड दिख रहा है आपको, अब तो ये आपको ओपन एरिया दिख रहा है, बट हो सकता है उस समय में इसको क्यों यूज़ किया जाता हो। आप यहाँ से गेट देख सकते हैं, नीचे जाने के लिए बना हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे शिप्स आके
खड़े होते हो, रेस्ट करते हो और यहाँ से आपका लोडिंग एंड अनलोडिंग होता हो रॉ मटेरियल का, या और कंट्रीज से जितना सामान लाना ले जाना किया जाता हो, वो ट्रेडिंग का एक सोर्स यहाँ पर बनाया गया हो उस समय में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stones, half made beads, tools for bead making and finished beads have also been found here। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने खुद ही बोल दिया ना कि यहाँ पे ये एक वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, यहाँ पे एक बिल्डिंग मिली जहाँ पे वर्कशॉप्स होती थी बीड्स बनाने के लिए, यानी कि पीसेस ऑफ स्टोन्स मिले हमें, हाफ बीड्स कहीं टूटी हुई आधी बीड्स मिली, टूल्स मिले बीड मेकिंग के लिए, फिनिश्ड बीड्स भी मिले। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके का ये फैक्ट्री एरिया ही था जहाँ पर बीड्स बनाई जाती थी, राइट। और हमने पहले ही पढ़ा है कि हरप्पन सिटी में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लोग होते थे, यानी कि हर किसी को हर काम नहीं दिया जाता था, जिनको वो काम स्पेशली आता था उन्हें ही वो काम दिया जाता था और वो उसको उतनी ही बारीकी से किया भी करते थे। ओके, नाउ कम्स सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स एंड सीलिंग्स मैंने आपको पहले भी बताया था, बट यहाँ पे हम एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स एंड पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। देखिए सील्स क्या होती थी। सील्स आज के टाइम में अगर मैं आपको सील्स का मतलब बताऊं तो अगर हम मान लीजिए किसी केमिस्ट पे जाते हैं और एक कोई दवाई की बॉटल लेते हैं, मान लीजिए हम कोई कफ सिरप देते हैं, तो उस पर एक चीज़ मेंशन होती है कि अगर कफ सिरप की जो बॉटल है उसका कैप अगर टूटा हुआ है, यानी कि उसकी सीलिंग जो है वो टूटी हुई है, तो आप उसे यूज़ ना करें। दैट मीन्स वो पहले किसी ने खोल रखा है। सो सेम थिंग हैपन्स हियर कि जब भी कोई पैकेट है, कोई भी ऐसा बैग है जिसमें चाहे सिर्फ पेपर्स ही हो या उसमें कोई प्रेशियस स्टोन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह गई है तो सील के होने का मतलब है कि इट्स प्रोटेक्टेड, यानी कि वो वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने तक में बीच में उसको कहीं भी उसके साथ कोई भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। सो एज अ कोड, एज अ प्रोटेक्शन कोड उसको इस्तेमाल किया जाता था ना। आफ्टर द बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड। आप देखिए यहाँ पर एक लेयर ऑफ वेट क्ले उस पर लगा देते थे, यानी कि अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो मान लीजिए ये एक पैकेट है, अब ये यहाँ से हमने एनवलप को क्लोज किया है तो यहाँ पर हमने एक वेट क्ले लगा दी, ठीक है, और उस वेट क्ले को हमने क्या किया, द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। अब वेट क्ले लगाई और यहाँ पर एक सील, एक स्टैम्प बनी हुई आएगी और हमने उसको यहाँ पे रख के प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे उसका इम्प्रेशन बन जाएगा। मान लीजिए हमारी जो क्ले है इट इज़ इन हार्ट शेप क्ले, तो यहाँ पर वो हार्ट शेप का एक सीलिंग बन जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि अगर ये ओपन नहीं है तो इसका मतलब इसको अभी तक किसी ने इसमें छेड़छाड़ नहीं की है, इट्स वेरी मच सेफ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सील्स। ओके, और अगर हम आगे बढ़े, सीलिंग्स किसको कहते हैं, द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग्स। अब आप इस चीज़ को समझिए, ये तो हमने सील लगा दी, हमने वेट क्ले लगा दी और इसको सील कर दिया, लेकिन जो इम्प्रेशन इस पे पड़ा है वो सीलिंग है, यानी कि सीलिंग कुछ भी हो सकती है। हम बात करते थे उस टाइम में एनिमल प्रिंट्स होते थे, है ना, तो एनिमल प्रिंट का भी एक सीलिंग होता था। मैंने यहाँ पे एक हार्ट शेप बनाया तो ये एक टाइप की सीलिंग हो गई। तो जो भी इम्प्रेशन उस पर बन रहा है उसको हम सीलिंग बोलेंगे, लेकिन जो चीज़ हम लगा रहे हैं, हम वेट क्ले लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सील। सो देर इज़ अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन सील एंड सीलिंग, बहुत ही माइनर डिफरेंस आपको मिलेगा सील और सीलिंग में। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट one could be sure that the good have arrived safely। अगर सीलिंग इंटैक्ट है, यानी कि अगर जो सीलिंग आपने लगाई है वो इंटैक्ट, यानी कि वहीं एज इट इज लगी हुई है, आपको वो टूटी हुई या खुली हुई नहीं दिख रही है, तो दैट मीन्स कि आपका पैकेट सेफली आप तक पहुंच चुका हैगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब मिस्ट्री क्यों लिखा इन्होंने, द मिस्ट्री ऑफ द एंड, मतलब आज तक हमें ये नहीं मालूम कि हरप्पन सिटी एग्जैक्टली ख़त्म कैसे हुई थी। वी हैव सम ट्रेसेस, कुछ एविडेंसेस हैं जिनके से हमने अनुमान तो लगाए, बट कन्फर्मली वी डोंट नो कि ये ख़त्म कैसे हो गई। Okay, now around 3900 years ago we find the beginning of the major change. People stopped living in many of the cities,
Writing seals and weights were no longer used. Raw materials brought from long distance became rare. यहाँ तक समझते हैं. देखिए 3900 ईयर्स अगो, अभी हमने बात की 4700 ईयर्स अगो की, यहाँ से चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए 3900 ईयर्स अगो में. अब आप देख रहे हैं कितने सालों का फर्क यहाँ पर आ चुका है. अब इतने सालों के फर्क के अंदर क्या हमें मिला देखने को कि धीरे धीरे चीज़ें खत्म होने लगी. लोगों ने यहाँ रहना कम कर दिया. राइटिंग सील्स और वेट्स, ये तीन चीज़ें जो बहुत एक समय में इस्तेमाल होती थी, धीरे धीरे कम होने लग गई थी. फिर हमने देखा कि यहाँ पे रॉ मटेरियल जो था वो रेयर होने लगे, यानी कि रॉ मटेरियल बहुत कम आने लगा यहाँ पर. इन मोहेंजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स. और जिसमें हड़प्पन सिटी जो हमने अभी तक देखी थी, मोहेंजोदारो हमने देखा था, वो तो बहुत क्लीन था. वहाँ पर प्रॉपर पाइपलाइंस, ड्रेनेज सिस्टम कितना क्लीन था. लेकिन एक टाइम बाद हमने देखा वहाँ पे स्ट्रीट्स के ऊपर कूड़ा जमा हुआ था. तो इसका मतलब धीरे धीरे लोगों ने वहाँ रहना बंद कर दिया, इसीलिए वो कूड़ा जो है वो पाइल्ड अप होता चला गया. द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन. ड्रेनेज सिस्टम उनका जो इतना मजबूत ड्रेनेज सिस्टम था वो टूटा हुआ हमें मिला. अ न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ट, यानी कि जो नए घर बने थे वो कम इम्प्रेसिव, यानी कि उन पहले के मुकाबले उन घरों की क्वालिटी इतनी अच्छी थी नहीं. ठीक है. इवन ओवर द स्ट्रीट्स, और इवन उनकी जो सड़कें थी उनके ऊपर भी वो घर थे, और उन घरों की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जो उस टाइम में, पहले के टाइम में हमने देखी थी. Why did all this happen? अब ऐसा क्यों हुआ था कि एक ही दम ये सब चीज़ों में, क्वालिटी में और हर चीज़ में डिफरेंस आने लग गया था? वी आर नॉट श्योर, हम श्योर तो नहीं है, बट सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप. पहला रीज़न हम क्या लेके चलते हैं कि रिवर्स जो थी, जो नदियों के आसपास सिटी बनी थी, वो धीरे धीरे सूखने लगी थी, पानी की कमी वहाँ पर होने लगी थी. अदर्स सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन. कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, कुछ लोग मतलब कुछ स्कॉलर्स ने सजेस्ट किया कि डिफॉरेस्टेशन होने लग गया था, यानी कि लोगों ने यहाँ पे पेड़ पौधे काटने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए थे, और जिसकी वजह से जब नेचर ही नहीं बचेगा तो इंसान नहीं बचेगा. सो दैट वाज अ रीज़न यहाँ लोगों ने रहना बंद कर दिया. Now this could have happened because the fuel was required for baking bricks and the smelting copper ores. ठीक है. सो बिसाइड गेजिंग बाय अ लार्ज हर्ड्स ऑफ द कैटल, शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर. अब यहाँ पे तीन चीज़ें हमने, तीन पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे देख लिए. देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे क्या देखा है. फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा कि भाई रिवर्स जो थी वो सूखने लग गई. ठीक है. सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या बात करी यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग ने डिफॉरेस्टेशन शुरू किया. अब डिफॉरेस्टेशन शुरू कर तो दिया हमने, लेकिन हमने क्यों किया होगा डिफॉरेस्टेशन, एक बार आप सोचिए. डिफॉरेस्टेशन को शुरू करने का बेसिक रीज़न हमारा क्या हुआ होगा उस टाइम में, अगर हम सोचें तो क्योंकि हमें ब्रिक्स बनानी है तो हमें फ्यूल चाहिए. ठीक है. सो अगर फ्यूल चाहिए, हमें वुड चाहिए उसको जलाने के लिए, ताकि हम वहाँ पे फ्यूल जनरेट कर सकें और अपनी ब्रिक्स को बेक कर सकें. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होगा हमारा डिफॉरेस्टेशन का. थर्ड रीज़न हमने दिया क्योंकि वो कैटल्स और बहुत ज़्यादा उनके पास होती थी, शीप्स होती थी, कैटल्स होती थी, तो हर्डिंग जो था, वो हर्डिंग का जो एरिया था, देखिए ये एक एरिया जहाँ पर गायें और भैंसें हो गई, शीप्स हो गई, गोट्स हो गई, ये खाना खाती है. अब जब ये पूरा ग्रास एरिया वो खा चुकी हैं, तो अब खाने के लिए तो कुछ बचा नहीं. सो अगेन दे हैव टू मूव, क्योंकि भाई ख़त्म हो चुका. सेम केस जो हमने फार्मिंग और हर्डिंग के टाइम पे देखा ही था. ठीक है. एंड इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, और कुछ एरियाज में माना गया था फोर्थ रीजन में कि क्या बोला गया कि यहाँ पे जो आए थे वो आए थे फ्लड्स आए थे. ठीक है. एक रीज़न ये भी माना गया कि यहाँ पे क्या आने लग गए थे, यहाँ पर फ्लड्स आने लग गए थे, बाढ़ आने लग गई थी, जिसकी वजह से पूरी सिटी एक बारी में ख़त्म होने लग गई थी. बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन एंड ऑफ ऑल सिटीज़. लेकिन इन चारों ही रीज़न में से कोई भी रीज़न आप पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि इसी की वजह से सिटी ख़त्म हुई या कौन सी सिटी इसकी वजह से ख़त्म हुई. वी कैन नॉट से दीज ऑल थिंग्स. फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप कुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज. और कुछ ही एरिया में हम कह सकते हैं कि फ्लड आना और नदी को सूख जाना एक रीज़न हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह का रीज़न ये हो सकता है. आप समझ रहे हैं. हर जगह का सेम रीज़न हम नहीं दे सकते, कुछ एरियाज में ऐसा हुआ होगा. वी कुड अंडरस्टैंड. आगे बढ़ते हैं. इन इट अपियर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल. और ऐसा भी लगा कि एक समय आया कि जब प्रजा खुश नहीं होती ना, तो रूलर का कंट्रोल बड़ी इजीली चला जाता है.
ठीक है। सो एक टाइम आया होगा जब ये सब प्रॉब्लम्स आई और रूलर कुछ कर नहीं पा रहे होंगे, तो फिर उनका कंट्रोल भी खत्म होने लग गया होगा। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, मतलब चाहे कुछ भी हो लेकिन जो इफेक्ट आया उस वो बड़ा क्लियर है हमारे हरप्पन सिटी के केस में। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर अबैंडन्ड while many people moved into newer smaller settlements to the east and south। यानी कि जो साइट्स थी सिंध के अंदर, वेस्ट पंजाब के अंदर, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है, इन जगहों को छोड़ दिया गया। अबैंडन्ड यानी कि यूं ही त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया। while many people moved in the newer and smaller settlements, और कई लोग छोटी छोटी सेटलमेंट्स में और नई नई सेटलमेंट्स में जाके बसने लग गए, ईस्ट के टूवर्ड्स और साउथ के टूवर्ड्स। नाउ न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो, और जो नई सिटीज, हड़प्पन सिटीज के बाद जो नई सिटीज बननी शुरू हुई थी वो हुई थी 1400 साल बाद, यानी कि इनके अलग होने के 1400 साल बाद नई सिटीज बननी शुरू हुई थी, जिसे हम चैप्टर 5 और 8 में डिस्कस करेंगे। अब इसी ही समय में और बाकी वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा था उसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज ड्राई डिजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल, यानी कि इजिप्ट को अगर आप देखेंगे तो इजिप्ट जो है वो ज़्यादातर ड्राई डिजर्ट है, ठीक है। और इस ड्राई डिजर्ट के अंदर कुछ ऐसा लैंड है जो रिवर नाइल के पास है, वो फिर भी बेहतर है, पर ज़्यादातर ये ड्राई है। अराउंड 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया 4700 ईयर्स अगो पहले तो हड़प्पन सिटी डेवलप हुई थी, 3900 ईयर्स अगो पहले वो ख़त्म हो गई थी। अब इसी से और बहुत पहले हम 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, कुछ किंग्स थे जो इजिप्ट के ऊपर रूल करते थे। नाउ दीज किंग्स सेंड आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रेशियस स्टोन्स। और यही रूलर्स जो थे वो अलग अलग लैंड में अपने आदमियों को भेजते थे ताकि गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और ऐसी अलग नायाब चीज़ें वो वहाँ से खोज खोज के लेके आ सके राजा के लिए। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्स नोन एज पिरामिड्स, इस तरह के पिरामिड्स बड़े फेमस है इजिप्ट में, वो इस तरह के ह्यूज टॉम्स बनवाते थे। When they died, the bodies of the kings were preserved and buried in these pyramids, और जब वो किंग मर जाता था तो इन्हीं पिरामिड्स के अंदर उनकी कब्र खोद के और वहीं उन्हें दफनाया भी जाता था और इनको पिरामिड्स कहा जाता था। These carefully preserved bodies are called as mummies, और इन्हीं preserved bodies को जब हमने आज निकाला है इनको हमने नाम क्या दिया है, mummies। You must have seen the movies mummies। Now the large number of objects were also buried with them, और बहुत नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि बहुत चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी, सिर्फ बॉडी को ही नहीं दफनाया जाता था। दीज इंक्लूड फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स। यानी कि मैंने आपको बताया था इसी तरीके का हमने कहाँ देखा था, मेहरगढ़ में, वहाँ पर उनके लिए खाना दफनाया जाता था, यहाँ पर उनकी ज़रूरत की हर सामान को उनके साथ दफनाया जाता था। समटाइम्स इवन सर्विंग मेन्स एंड वीमेंस वर बरीड विद द रूलर, यानी कि यहाँ पर तो और बाकी इंसानों को भी उनके साथ दफनाया जाता था कि भाई उनके वो राजा थे, अब वो राजा अपने आप अपना काम थोड़े ना करेंगे, तो उनके जो नौकर थे उनको भी उनके साथ दफना देते थे। दीज आर अमंग्स द मोस्ट एलैबोरेट बरियल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये सबसे बड़े बरियल्स, बड़े एलैबोरेटेड बरियल्स में इन्हें कंसिडर किया जाता है हिस्ट्री के अंदर। ओके और इससे पहले अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हमने कहाँ पर देखे थे ऐसे बरियल्स, हमने देखे थे मेहरगढ़ में। आप पहले की वीडियोस देखें, आपको मिलेगा। ओके आई होप आपको हमारा ये चैप्टर पसंद आया हो। वी क्लियर द चैप्टर, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल बी सीइंग द चैप्टर नंबर 4 और इसके आगे की बुक्स को भी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।